हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जेएस एकेडमी। ये है आपकी मास सीरीज जिसमें हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ये सेशन है आपका वीक फर्स्ट का फिफ्थ सेशन, जिसके अंतर्गत हम जीएस पेपर 4 की दो केस स्टडीज इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें केस स्टडीज के बारे में, तो जो जीएस पेपर 4 का जो सिलेबस है उसमें लास्ट में ये लिखा हुआ है कि जो उपयुक्त विषय है उसके आधार पर आपको इसके अंतर्गत केस स्टडीज पूछी जाती है, जिसके अंतर्गत आपको 6 केस स्टडीज पूछी जाती है पेपर 4 में, जिसमें से ये जो होती है 120 मार्क्स की होती है। यानी कि जो आधा पेपर इसके अंतर्गत जो डेडिकेटेड होता है वह केस स्टडीज के लिए होता है। इन केस स्टडीज में आपको इन उपयुक्त विषयों के आधार पर रियल लाइफ सिचुएशंस दी जाती है और उन सिचुएशंस पर आपका मत प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। तो इसके लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें जो फर्स्ट केस स्टडी है जिसके अंतर्गत आपसे ये कहा गया है कि सुनील एक युवा लोक सेवक है। वह सक्षमता, ईमानदारी, समर्पण और मुश्किल दुर्भय कामों के अथक प्रयासों हेतु जाना जाता है। उसकी प्रोफाइल को देखते हुए उसके जो अधिकारियों ने उसे एक चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील कार्यभार को संभालने के लिए चुना। उसको अवैध बालू खनन के लिए जो कुख्यात आदिवासी बहुल इलाका है वहां पर उसकी तैनाती की गई। यहाँ पर जो नदी पट्टी से जो अनियंत्रित रूप से बालू उत्खनन करके ट्रकों से ढोकर उसकी कालाबाजारी की जा रही थी। इसके साथ ही जो अवैध बालू खनन जो माफिया थे, स्थानीय कार्यकर्ता और जो आदिवासी बाहुबली थे, उनके सहयोग से ये काम जारी चल रहा था। इसमें इसके बदले में चुनिंदा जो गरीब आदिवासी होते थे उनको रिश्वत दे देते थे या उनको धमकाकर वे रखते थे। इसके साथ ही सुनील ने एक तेज और ऊर्जावान अधिकारी होने के नाते जमीनी हकीकत पहचान कर भू माफियाओं के द्वारा कुटिल और संदिग्ध तंत्र के माध्यम से अपनाए गए तौर तरीकों को तुरंत उसने पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसने पाया कि उसके अपने कार्यालय के कुछ कर्मचारी हैं, उनकी मिलीभगत इनके साथ में है। इसके साथ ही घनिष्ठ जो अवांछनीय गठजोड़ विकसित उन्होंने कर लिया है और सुनील ने उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की और उनके बालू से भरे ट्रकों की आवाजाही के जो अवैध संचालन पर छापे मारना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके बाद जो माफिया थे वह भड़क गए, क्योंकि वो पहले बहुत अधिकारियों ने उनके विरुद्ध इतने बड़े कदम नहीं उठाए थे। कार्यालय के कुछ कर्मचारियों ने जो कथित तौर पर माफिया के करीब थे उनको सूचित किया कि अधिकारी उस जिले में माफिया के अवैध बालू खनन संचालन को साफ करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और उन्हें अपूर्णीय क्षति इसके द्वारा हो सकती है। इसके बाद जो माफिया थे वह शत्रुतापूर्ण हो गए अधिकारी के प्रति। उन्होंने इसका जवाबी हमला शुरू कर दिया। इसमें जो आदिवासी बाहुबली थे, माफिया ने उसको गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देना शुरू कर दी और उसके परिवार, जिसके अंतर्गत पत्नी और वृद्ध माता उसके अंतर्गत शामिल है, तो उनका पीछा किया जा रहा था और वे उनकी वास्तविक निगरानी में थे, जिससे कि उन सभी की मानसिक यातना, यंत्रणा और तनाव भी हो रहा था। उस समय मामले ने गंभीर रूप धारण कर लिया जब एक बाहुबली उसके कार्यालय में आया और उसको छापा मारने और बंद करने की उसकी धमकी दी और कहा कि उसका हाल उसके पूर्व अधिकारियों से अलग नहीं होगा। 10 वर्ष पूर्व हुआ क्या था कि पूर्व माफिया द्वारा एक अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, तो इसकी भी इसके अंतर्गत उसमें धमकी दी गई कि उसकी भी हत्या उसी की तरह कर दी जाएगी। तो ये आपको पूरी केस स्टडी दी गई है एक अधिकारी से संबंधित, जो कि सैंड माइनिंग से संबंधित केस है। तो इसके अंतर्गत आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस स्थिति को संभालने में जो सुनील है उसके लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की पहचान कीजिए। तो यानी कि इसमें आपको विकल्पों की पहचान करना है। इसके बाद आपको इसमें बताना है कि आपके द्वारा जो सूचीबद्ध जो विकल्प आपने जो पहचाने हैं उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन उसका करना है। यानी कि उसके क्या प्रोन्स हैं, क्या उसके फायदे हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, क्या उसके नुकसान है, वह आपको इसके अंतर्गत फाइंड आउट करना है। इसके बाद इसमें आपको जानना है कि जो आपके विचार में जो उपयुक्त में से कौन सा जो विकल्प है जो कि आपने चुने हैं वह सुनील के लिए सबसे उपयुक्त होगा और उसके पीछे कारण क्या है। तो इस केस स्टडी से संबंधित आपको इन 3 क्वेश्चंस के आंसर इसके अंतर्गत देने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी भी केस स्टडी के अंतर्गत जो हमारे उपयुक्त विषय है जीएस पेपर 4 के, तो उसके आधार पर हम इसमें एथिकल डायलेमा यानी कि नैतिक मुद्दे उसके अंतर्गत फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम बात करें इस केस स्टडी के अंतर्गत नैतिक मुद्दों की, तो इसमें एक नैतिक मुद्दा है अवैध बालू खनन और काला बाजारी का। दूसरा, इसमें जो दूसरा मुद्दा है स्थानीय सहयोग का, क्योंकि इसमें जो उनको डरा कर या उनको पैसे देकर या जो गरीब आदिवासियों को रिश्वत देकर जो नैतिक मुद्दा है वह भी इसके अंतर्गत जुड़ा हुआ है। इसके अलावा भ्रष्टाचार से संबंधित, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी है उनकी भी मिलीभगत इसके अंतर्गत है। माफियाओं पर का जो हमला किया जा रहा है उसके परिवार पर, वह भी एक तरीके से नैतिक मुद्दा है। सुनील का जो परिवार का लगातार पीछा किया जा रहा है, सुनील को जो धमकी दी जा रही है और जो पूर्व सरकारी कर्मचारी की जो हत्या कर दी गई, तो वह भी इससे जुड़े हुए कई सारे नैतिक मुद्दे इसमें दिखाई पड़ते हैं।
इसके बाद इसमें देखा जाता है कि कौन कौन से हित समूह इसके अंतर्गत मौजूद है, यानी कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इस केस स्टडी में हैं। जैसे कि एक स्टेक होल्डर इसके अंतर्गत हो गया सुनील खुद, फिर उसमें हो गया खनन माफिया, स्थानीय कार्यकर्ता हो गए, आदिवासी लोग हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और जो सुनील का परिवार भी इसके अंतर्गत एक स्टेक होल्डर है, और सरकार इसके अंतर्गत स्टेक होल्डर के रूप में विद्यमान है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है कि इस स्थिति को संभालने के लिए सुनील के पास कौन कौन से उपलब्ध विकल्प इसके अंतर्गत हैं। तो जो भी अगर हम विकल्पों की अगर हम बात करें तो इसमें तीन विकल्प हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव या न्यूट्रल रहकर उस केस से ही भाग जाना। तो अगर हम इस बात करें इसमें पॉजिटिव क्या होगा कि जो अवैध खनन के लिए रोकने के लिए उसको भेजा गया है उसको वह रुकवा दे, तो ये इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें तो जो माफियाओं के खिलाफ कार्य करने से मना कर दे या अपना ट्रांसफर ही करवा ले, यानी कि ये जो केस हो जाएगा वह न्यूट्रल हो जाएगा और वह उस केस से भागने का एक तरीका होगा। इसके अलावा इसमें नेगेटिव क्या होगा कि वह वरिष्ठ अधिकारियों को संपूर्ण घटनाक्रम में सूचित कर आगे की कार्रवाई के लिए सलाह उसके अंतर्गत ले सकता है। तो इस तरीके से तीन विकल्प उसके पास मौजूद है, या तो वह उस अवैध खनन को रुकवाएगा, या माफियाओं के खिलाफ कार्य करने से मना करके अपना ट्रांसफर ही करवा लेगा, या वरिष्ठ अधिकारियों को संपूर्ण घटनाक्रम को सूचित करेगा और आगे की कार्रवाई के लिए उनसे वह सलाह मांगेगा। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ये जो विकल्प हमने चुने हैं तीन, उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन हमें इसके अंतर्गत करना है, यानी कि उसके प्रॉस क्या होंगे, उसके कॉन्स क्या होंगे, उसके बारे में हमें जानना है। तो अगर हम बात करें अवैध खनन को रुकवाने से संबंधित प्रॉस के बारे में, तो सुनील को इसी काम के लिए भेजा गया है और इससे उसकी इसके अंतर्गत प्रशंसा होगी अगर वह इस काम को रुकवा देता है तो ये विकल्प इसके जो फायदा है वह इसके अंतर्गत ये है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका नुकसान क्या होगा, तो इसका नुकसान ये होगा कि जो खनन माफियाओं के प्रति उसकी जो शत्रुता है वह बढ़ जाएगी, जिससे उसके परिवार को भी खतरा इसके अंतर्गत हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो सेकंड वाले की, तो इसमें माफियाओं के खिलाफ कार्य करने से मना करना या अपना ट्रांसफर इसके अंतर्गत करवा लेना। अगर हम बात करें इसके प्रॉस और इसके कॉन्स के बारे में, तो इसका फायदा ये होगा कि उसके जो परिवार है उस पर जो संकट आया है उससे उसकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इसके नुकसान के बारे में, तो जो उसका सार्वजनिक कर्तव्य है, जो कि एक सिविल सेवक होने के नाते उसका जो है वह अपने पे कर्तव्य से पीछे हट जाएगा, जो कि एक ठीक मैसेज नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें तीसरे विकल्प की, तो जो वरिष्ठ अधिकारियों को संपूर्ण घटनाक्रम से सूचित कर वे आगे की कार्रवाई के लिए सलाह ले सकता है। तो इसके प्रॉस की अगर हम बात करें, तो इसमें जो अधिकारियों को इसमें सूचित करना किसी भी सिविल सेवक का कर्तव्य होता है और इससे वह आगे के कार्यों की सलाह भी वह ले सकता है। तो इस केस में ये भी एक तरीके से महत्वपूर्ण हो जा सकता है, क्योंकि इसमें जो स्थिति बनी है कि उसके परिवार पर भी संकट है, उसको आगे के लिए सलाह भी लेनी है, तो वह इसके अंतर्गत एक ठीक विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके घाटे की, यानी कि इसके कॉन्स के बारे में, तो इससे ये होगा कि वह अपने विवेक से कार्य करने में वह एक तरीके से बचता हुआ प्रतीत हो रहा है, और वरिष्ठ अधिकारियों के पास ये मैसेज ये जा सकता है कि वह अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाह रहा है, कि वह अपने स्वयं के स्तर पर डिसीजन नहीं ले रहा, वह अपने डिसीजन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को बाध्य वह कर रहा है। तो इसके अंतर्गत ये गलत मैसेज उनके पास ये जा सकता है। इसके साथ ही इसमें आपसे तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि सुनील के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प इसके अंतर्गत कौन सा होगा। तो जो हमने बात की थी विकल्प 1 और विकल्प 3 की, तो वह इसके लिए उचित विकल्प हो सकता है, जिसके अंतर्गत ये अवैध खनन को रुकवाना और अपने वरिष्ठ नागरिकों को संपूर्ण घटनाओं की सूचना देकर उनसे वह सलाह भी इसके अंतर्गत ले सकता है। इसके अंतर्गत वह अतिरिक्त पुलिस बल भी उनके लिए बुलवा सकता है और उनकी जो है अवैध खनन जो माफिया है उनकी गिरफ्तारी भी इसके अंतर्गत सुनिश्चित कर सकता है। इसके साथ ही जो उसके जो कार्यालय के कर्मचारी हैं उनको भी कारण बताओ नोटिस पे जारी कर सकता है और उनकी जो माफियाओं के साथ जो मिलीभगत है उसका जवाब देने के लिए उनको कह सकता है। साथ ही साथ अपने परिवार की सुरक्षा भी उस पुलिस बल के माध्यम से वह सुनिश्चित कर सकता है। तो ये हमने डिस्कस की अवैध खनन से संबंधित केस स्टडी के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी पर, जिसके अंतर्गत आपसे कहा गया है कि एक इंजीनियरिंग की एक नई स्नातक यानी कि ग्रेजुएट को एक प्रतिष्ठावान रासायनिक उद्योग में नौकरी मिली है। वह कार्य को पसंद करती है, वेतन भी उसका अच्छा है, फिर भी कुछ महीनों के पश्चात इत्तेफाक से उसने पाया कि उच्च विषाक्त अवशेष को गोपनीय तरीके से नजदीकी जो नदी है उसमें प्रवाहित किया जा रहा है।
ये जो अनुप्रवाह में रहने वाले जो ग्रामीण हैं और जो पानी की आवश्यकता के लिए नदी पर निर्भर करते हैं, उनके स्वास्थ्य समस्याओं का वह कारण बनता जा रहा है। वह विचलित है, जो छात्रा है वह विचलित है और वह अपनी चिंता सहकर्मियों को प्रकट करती है जो लंबे समय से कंपनी के साथ रहे हैं। वह उसे चुप रहने की सलाह देते हैं क्योंकि जो भी इस विषय पर उल्लेख करता है उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसके साथ ही इसमें आगे कहा गया है कि वह अपनी नौकरी खोने का खतरा नहीं ले सकती क्योंकि वह अपने परिवार की एकमात्र जीविका चलाने वाली है। उसे अपने बीमार माता पिता एवं भाई बहनों का भरण पोषण करना होता है। प्रथमतः वह सोचती है कि यदि उसके वरिष्ठ चुप हैं तो वह ही अपनी गर्दन बाहर क्यों निकाले, यानी कि वह पहले क्यों इनिशिएटिव ले। परंतु उसका जो अंतःकरण है, जो कि उसकी कंसाइन है, वह नदी को एवं नदी पर निर्भर रहने वाले लोगों को बचाने के लिए कुछ करने की उसको प्रेरणा देती है। साथ ही साथ अंतःकरण से वह महसूस करती है कि उसके मित्रों द्वारा चुप रहने का दिया जो परामर्श है वह उचित नहीं है। इसके अलावा यद्यपि वह उसके कारण नहीं बता सकती, वह सोचती है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, वह आपसे परामर्श लेती है, तो आपको इसके अंतर्गत ये बताना है कि उसका जो चुप रहना उसके लिए नैतिक रूप से सही नहीं है, या आपको उसको समझाना है और उसको दर्शाने के लिए आप कौन कौन से तर्क इसके अंतर्गत प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ ही आपको यह बताना है कि आप उसे कौन सा रास्ता अपनाने की सलाह देंगे और वह सलाह आप क्यों देंगे। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि उसको चुप रहना क्यों नहीं चाहिए, तो इसके बारे में आपको कुछ तर्क प्रस्तुत करने हैं। फिर इसमें आपको यह बताना है कि आप उसको कौन सा रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसमें अगर हम बात करें इस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए, तो सबसे पहले जो इसमें हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चुप रहना नैतिक रूप से सही नहीं है, तो इसके लिए जो हम तर्क प्रस्तुत करेंगे वह ये होंगे कि जो चुप रहने का अर्थ है नदी जैसे जो अमूल्य प्राकृतिक धरोहर है उसकी बर्बादी में सहभागी होना, और एक नौकरी की कीमत पर जो अमृत तुल्य जो जल है उस प्रदान करने वाली नदी को बर्बाद होने देना, ये एक बेहतर विकल्प नहीं हो सकता। इसके अलावा हर मनुष्य अपने आप में साध्य होता है और इसलिए अपनी नौकरी बचाने या परिवार का भरण पोषण करने के लिए जो ग्रामीणों का जीवन है वह खतरे में डालना एक निकृष्ट उदाहरण इसके अंतर्गत हो सकता है। ऐसे में तो कोई भी व्यक्ति इसके अंतर्गत तर्क प्रस्तुत कर सकता है कि वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए भ्रष्टाचार करता है। इसके साथ ही इसमें जो छात्रा है वह अंतःकरण से इस बात को गलत मानती है, तो ऐसे में वह कुछ कार्रवाई नहीं कर पाती है, तो उस न कर पाने का जो दंश होगा उसे आंतरिक रूप से कमजोर कर देगा। इसके साथ ही ये जो नैतिक बोझ है कि इसके साथ कि वह कुछ कर ना पाई, तो इसका जो मानसिक तनाव होगा उसको जिंदगी भर के लिए परेशान करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि वह इसके लिए अभी कार्रवाई करे। तो इसके अंतर्गत ये तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि जिसके अंतर्गत चुप रहना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसमें सेकंड क्वेश्चन की, तो इस स्थिति से निपटने के लिए हम उसको कौन कौन सी सलाह दे सकते हैं। अगर हम बात करें इसके बारे में, तो सबसे पहले पूरे नैतिक बल के साथ उसे विरोध करना चाहिए और नौकरी की अधिक चिंता उसको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह एक तकनीकी दक्षता उसके पास है जिसके बाद उसको अन्य जगह भी नौकरी आसानी से मिल जाएगी। इसके साथ आरंभिक कार्रवाई के तौर पर इसे हम सलाह देना चाहेंगे कि वह बातचीत के माध्यम से अपने सहकर्मियों के बीच इसको लेकर एक सहमति बनाए जो कि कई समय से वहां पर काम कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसे स्वयं ही कंपनी के जो सक्षम पदाधिकारी हैं उनसे इस विषय में बात करनी चाहिए। इसके अलावा जो स्थिति की गंभीरता है उसे उसको अवगत कराना चाहिए, जो पदाधिकारियों से वह मिलेगी, साथ ही साथ उनको एक वैकल्पिक मार्ग भी वह प्रस्तुत कर सकती है, जिसके अंतर्गत जो विषाक्त अवशेष है उसको ट्रीटमेंट प्लांट उसके लिए लगवाना, जिससे कि जो उपचारित जल है वह उसको नदी में प्रवाहित किया जा सके। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इसमें जो कंपनी के पदाधिकारियों से वह मिलेगी, तो वह कंपनी के पदाधिकारियों को यह विश्वास दिला सकती है कि अगर वह ऐसा करते हैं, यानी कि जो उपचारित जल को वह नदी में भेजते हैं, तो इससे कंपनी के हित में ही होगा और कंपनी की एक गुडविल मार्केट में जनरेट होगी। इसके अलावा एक जो अन्य मध्यवर्ती विकल्प इसके अंतर्गत ये हो सकता है कि जो कंपनी के कुछ सूझबूझ वाले जो सहकर्मी हैं उनको साथ लेकर वे तैयार नहीं, अगर वे नहीं होते हैं तो उसके बिना भी वे ग्रामीणों को इस बात की जानकारी दे सकती है, और अगर जो ग्रामीण है वे पदाधिकारियों से बात करेंगे तो उन पर जो नैतिक दबाव है वह कंपनी के ऊपर पड़ेगा। साथ ही साथ उससे जो प्रबल समस्याएं हैं जो ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है उसके बारे में भी जो ग्रामीण अगर अपने मुंह से जो पदाधिकारी है या जो कंपनी का मालिक है उसको बताएंगे तो उससे काफी ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है।
इसके अलावा अगर इन उपायों के बाद भी अगर कंपनी फिर तैयार नहीं होती है तो प्रशासन में इस बात की शिकायत की जा सकती है और अपनी नौकरी की परवाह तो बिल्कुल भी इसके अंतर्गत नहीं करनी चाहिए। तो ये हमने डिस्कस की केमिकल प्लांट से संबंधित सेकंड केस स्टडी। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। कल हम आपके बीच में लेकर आएंगे बीक फर्स्ट का 6 सेशन, जिसके अंतर्गत हम एक ऐसे डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और अगर आपको उसका एवेल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में उसकी जो आपकी हैंड रिटन जो नोट्स होंगे उसको आप पेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम आपको एवेल्यूशन भी इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराएंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक जीएस एकेडमी। थैंक यू।